करते हैं। मंच पर मैं अब अपने अगले मेहमान को बुलाना चाहती हूँ, रजनीश अग्रवाल जी, जो प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से। इसी के साथ ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। साथ में मैं बुलाना चाहूंगी रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी को, जो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का और इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। हेलो। बेहद शुक्रिया प्रीता, आप दोनों मेहमानों का बेहद स्वागत है। रजनीश जी आपका भी, हितेश जी आपका भी। आज के इस कृष्ण पाथे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। टीवी पे अक्सर आप लोगों को अपनी बातें मुखरता से, प्रमुखता से और दमदारी से रखते हमने देखा है। कृष्ण पाथे की बात चल रही है। रजनीश जी, मेरा सवाल आपसे है, राजनीति और कृष्ण दोनों पूरक है साहब, आप लोग कैसे स्मरण करते, कैसे फॉलो करते? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल को और पूरी टीम को बधाई दूंगा, क्योंकि ये जो विषय आपने उठाया है ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के परिदृश्य के लिए बहुत जोरदार विषय है। और इस विषय के साथ में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी बढ़ ही रहे हैं सरकार के साथ में, लेकिन जो आयाम मध्य प्रदेश में खोले जाने चाहिए थे, मुझे लगता है वो आपके चैनल ने एक शुरुआत की है, एक विमर्श शुरू किया है। तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रवीण दुबे जी को और उनकी पूरी टीम को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक विमर्श जोरदार शुरू हुआ है और ये इस विमर्श की आवश्यकता भारत के अभ्युदय के लिए आवश्यक है, भारत के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। और जब मैं ये कहता हूं तो उसमें राजनीति तो एक बहुत छोटा आयाम है, बहुत छोटा आयाम है। तो कृष्ण केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने के लिए नहीं है। कृष्ण तो मुझे लगता है कि संपूर्ण पुरुष, युग पुरुष, किसी दूसरे अवतार को भी नहीं कहा गया। बिल्कुल सही। संपूर्ण पुरुष तो केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, तो इससे कोई आयाम कैसे अछूता रह सकता है? इसलिए राजनीतिक पथ प्रदर्शक तो हैं ही और हमारे संपूर्ण जीवन के लिए पथ प्रदर्शक हैं। हितेश जी, मेरा यही सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोग रोज प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आप लोग रूबरू होते हैं लोगों से। कितनी चुनौती होती है श्री कृष्ण की बातों को किताबों से अलग जीवन में उतारने को लेके? देखिए, राजनीति और आपका शीर्षक आज का कार्यक्रम का, मैं सीधे बताता हूं कैसे जुड़ जाता है। कभी आपने कल्पना करी कि कांग्रेस के किसी सत्ताधारी दल के रूप में सरकार हो और वहां पर भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कभी आपने कोई कार्यक्रम इस प्रकार का किया क्या? आ गई ना राजनीति, बेहद शुक्रिया आ गई ना? तो राजनीति सीधी सीधी ऐसे जुड़ती है। अच्छा, चलिए आप मानते हैं भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, सबको पता है उसका पूरा बिल्कुल घटनाक्रम। अब हम आ जाते हैं श्री कृष्ण के दायरे पे। तो आपने क्यों चुना श्री कृष्ण पाथे? आपने इसलिए चुना कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सभी लोग जानते हैं कि यदुवंशियों के रूप में हम उनको देख सकते हैं और यदुवंशियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनका जुड़ाव रहा है। उनको किसी भी रूप में आप देखें तो एक चित्र निकल कर आता है। तो जब आपने ऐसा देखा और हमारे प्रशासनिक मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो देखिए श्री कृष्ण पाथे निकल आया। तो कौन कहता है श्री कृष्ण और राजनीति अलग अलग है? बिल्कुल मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है जैसे हम बोलते हैं ना कि मीडिया जो होता है समाज का आईना होता है, ऐसे ही मीडिया जो होता है वो राजनीति का भी आईना होता है। तो आपके आईने में मैं राजनीति को बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप स्वीकार करें इस बात को, लेकिन लोग तो आजकल स्वीकार नहीं करते। देखिए, मुझे लगता है सत्य को स्वीकार करो, आपस में प्रेम करो और जो भी काम करो उसमें जगत का कल्याण हो।
चाहे कुछ भी करो, आप डॉक्टरी करो, राजनीति करो, ब्यूरोक्रेसी में रहो, पत्रकार रहो, तो इतना डरने की, छुपने की क्या जरूरत है? और क्यों झूठ बोलना? सत्य के साथ भी आगे बढ़ा जाता है। और मैं मानता हूं कि यदि राजनीति श्री कृष्ण और श्री राम परख होती है, उनके पाथेय परख होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर राजनीतिक माहौल किसी देश में हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत भूमि में तो इनसे बेहतर मार्ग किसी ने दिखाया ही नहीं है। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण कभी राजा नहीं हुए। रजनीश जी, मेरा सवाल आपसे है, श्री कृष्ण राजा नहीं हुए, लेकिन राजनीति का मूल धर्म हो गया कि मुझे राजा बनना है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो मैं ना अध्येता हूं ना अधिकृत हूं कि मैं उनके बारे में बता पाऊं, लेकिन राजनीति में हर किसी को राजा बनना है तो ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं हो। लोकतंत्र में है तो साधारण मतदाता भी और वहां पहुंच सकता है लोकतंत्र में, और हमारे यहाँ उदाहरण है, तो इसलिए उसमें गलत भी कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के संदर्भ में जो आप उदाहरण दे रहे, तो श्री कृष्ण का जीवन किस लिए था, अगर उस प्रसंग में हम उठाकर देखेंगे तो राजनीति में भी हमें एक पाथे जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पाथे मिल जाता है। तो मुझे लगता है बहुत छोटी बातें होती जाती हैं, जब हम बड़े प्रसंग, बड़े संदर्भ में काम करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा रखना लोकतंत्र में गलत नहीं है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन हितेश जी, त्याग, तपस्या, बलिदान कब तक, कहां तक और क्यों? देखिए, ये तीनों, त्याग, तपस्या, बलिदान, तीनों बहुत पवित्र शब्द हैं। तो मुझे लगता है कि इनके साथ तो आखिरी सांस तक चलना चाहिए। कब, कहां और कैसे करना है, इसके लिए आप अलग से आइएगा तो क्लास लेंगे। कई सारे सवाल है जिसके जवाब ना आए तो ज्यादा बेहतर है। रजनीश जी, सवाल यह है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण चुनौतियों को पार पा के आगे बढ़ते चले, सियासत में भी वही चीजें देखने को मिलती है। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों से लड़ना है। देखिए, मनुष्य है, जीवन है, तो हर क्षण चुनौती है, प्रतिपल चुनौती है, पल पल चुनौती है। लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जो बात कहना चाह रहे हैं, अभी आपके ही मंच से जो बात कही गई 64 कलाओं की और 10 विद्याओं की, मैं समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का यह पक्ष, जो उनकी शिक्षा ग्रहण करने का पक्ष है, इसी को उठाकर अगर हम इस पर अध्ययन और इस पर अध्यापन, इसके इस प्रसंग में तमाम प्रकार की जो और रिसर्च करने की जरूरत है उस पर आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि देश दुनिया के लिए अनोखा और अद्वितीय हो जाएगा। और जिस संघर्ष और जिस चुनौती में आप पथ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो 64 कलाओं और 10 विद्याओं का अध्ययन कराया गया, तो उसके अलग अलग आयाम, अलग अलग फोल्डर खुलते चले जाएंगे। तो ये तो काम होना बाकी है, और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने वो पन्ना खोल दिया है। तो अभी तो ये शुरुआत है, चर्चा के दौर में है, और उन्होंने रखना शुरू किया है। तो आने वाले समय में देखिए होता है क्या। अध्ययन अध्यापन से आपका गहरा नाता है रितेश जी। आप न केवल MBBS डॉक्टर हैं, बल्कि आपने MBA भी किया, आपने कई सारी डिग्रियां ली है। अध्ययन अध्यापन सियासत में कुछ पीछे नहीं छूटता जा रहा है आजकल मौजूद समय में? कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अध्ययन अध्यापन, जैसे सत्य की बात होती है, उसको हम ले लें, जानकारी, सत्य, ज्ञान, किसी भी रूप में कहें, तो ये हमेशा स्वयं के लिए होना चाहिए। तो आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनीवन एंड आई एम नॉट हियर टू टीच एनीवन। मैं अपने आप के लिए पढ़ता हूँ, स्वयं को हल्का रखने के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि जो आपका नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की तरह होता है, जो 6 बजे बाद काम आती है। शाम को जब सूरज ढल जाता है, जब अंधकार आता है, चुनौतियां आती, तब याद आता है यार हेडलाइट ठीक नहीं जल रही है। तो मुझे लगता है कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पत्रकार हो, डॉक्टर्स हो, नेता हो। और इसके अप्रतिम उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो आपने जो कहा, राजनीति के क्षेत्र में भी हमें बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं। अभी आपने, जैसे मैं डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में भी ये कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री नए हैं, लेकिन राजनीति के अखाड़े के खिलाड़ी पुराने हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब वो बोलेंगे तो कुछ उनके आयाम आप सुनिएगा। देखिए, हर व्यक्ति की स्पेशलिटी होती है, अध्ययन का क्षेत्र होता है,
और जो तेज बुद्धि होता है आप उसको मत कम आंकिए। वो यदि शीर्ष पद तक पहुंचे तो कुछ चीजें उनमें बहुत विलक्षण हुआ करती हैं, हम उसको देख नहीं पाते या हम अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूंगा अवधेश जी की अध्ययन अमूमन सभी लोग करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपको एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, कोई सा भी क्षेत्र हो, बिना अध्ययन के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका ठीक उल्टा कर दो। जब किसी भी क्षेत्र में आपको कोई आगे दिखाई दे रहा है, कोई जैसे आपको सबसे अच्छा कैमरामैन दिखाई दे रहा है, तो याद रखना उसके पीछे उस कैमरा का उसका अध्ययन होगा, जिसने उसको बेस्ट कैमरामैन बनाया है। तो ये बहुत एक दूसरे के पूरक हैं। इफ यू वांट टू एक्सेल, अध्ययन करो। और एक्सेल करता कोई दिख रहा है मतलब उसके पीछे, ऐसा आपने देखा होगा ना, जैसे कलाकार होते हैं तो जो चमकते दिखते हैं वो दिखते जरूर चमकते हैं, लेकिन कभी देखना उसके पीछे उनकी मेहनत कितनी होती है, उनका संघर्ष, उनका अध्ययन, उनकी जिजीविषा कितनी होती है। और वो अकेले होती है। देखो साहब, पढ़ाई अकेले होती है, तो वो किसी और को मत देखो, किसी को प्रीच मत करो, खुद करो। रजनीश जी, सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप सत्ता पक्ष में हैं तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, जब आप ही विपक्ष में चले जाते हैं तो सत्ता पक्ष की बातें खराब हो जाती। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये आपके देखने का आकलन हो सकता है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में होता है और विपक्ष में होता है तो उसका दृष्टिकोण जनता के प्रति होता है। वो जनता के बीच में जो आवाज होती है उसकी अभिव्यक्ति वो दल करता है। हम विपक्ष में लंबे समय रहे हैं, हम जनता से जुड़े रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता की आकांक्षाओं के साथ में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और एक प्रतिबद्धता के साथ में जुटे रहे हैं। हमारे विपक्ष होने में भी हमारी धाक और साख थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, वो विपक्ष के नेता के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और आज आप देख लें कि किस प्रकार के विपक्ष के नेता हैं और उनकी क्या हुड़दंग लीला है, किसी से छिपी हुई नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मुझे लगता है कि पहले ही भाषण में उन्होंने किस प्रकार की आपत्तियां ले ली, तो ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो विपक्ष की भी अपनी धाक और साख होती है, वो जनता उसकी प्रेरणा का कारण होती है, लेकिन इनकी प्रेरणा के कारण तो कहीं और हैं। मुझे तो लगता है शायद देश में भी नहीं है। वो अलग विषय पर चले जाएंगे, लेकिन जो जनता से प्रेरणा ग्रहण करता है, जो इस देश की माटी से प्रेरणा ग्रहण करता है, वो सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे, वो ठीक लाइन पर चलेगा और उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच भी बनेगी। बिल्कुल सही हितेश जी। विपक्ष को लेकर नजरिया सत्ता पक्ष का अगर सामान्य हो जाए तो राजनीति में क्या सूचिता नहीं आ जाएगी? देखिए, मैं बहुत सरलता से इसका जवाब देता हूं कि जैसे मीडिया है, मीडिया का काम क्या है? सत्ता की आलोचना करना, मीमांसा करना। और हमारा काम क्या है? हमारे विपक्षी की आलोचना करना। हमको गोल सामने ही मारना है, तो आप भटकाओ मत हमको। और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन गोल कहाँ करना है? सामने, इधर नहीं मारना है। तो ज्यादा इधर उधर जलेबी नहीं बनाइए आप। ठीक है, हमारा काम है विपक्ष की आलोचना करना और वो हमारा दायित्व है, एंड वी आर ट्रेन्ड फॉर इट, इट इज आवर जॉब। तो वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये नहीं कि कमियां कहीं सब जगह होती, लेकिन हम जब भी मुंह खोलेंगे हम कांग्रेस की आलोचना करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया सर आप लोगों का। मुझे सारा मिल चुका है समापन के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आने का समय हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रजनीश जी आपका शुक्रिया, हितेश जी आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।